सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। बुक दे दें मुझे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ध्यान से समझना है, बड़ा लेंथी आर्टिकल है, पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। समझेंगे तो बहुत आसान होगा और पेपर में लिखना भी बहुत आसान होगा, वरना बड़ा डिस्टर्ब करेगा ये आर्टिकल आपको। तो सबसे पहले इस आर्टिकल की डेफिनेशन है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है। बच्चे देखें, लास्ट टाइम हमने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा था। तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो भी किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप से देखें तो उसको वो मैग्नीफाई करती है, बड़ा करके हमें दिखाती है। लेकिन अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को उससे भी बड़ा करके देखना हो, उससे भी ज़्यादा अगर हमें मैग्नीफिकेशन चाहिए, तो फिर उसके लिए सिंपल माइक्रोस्कोप फेल हो जाएगी। जैसे हमने एक बैक्टीरिया को अगर देखना हो तो घड़ी को तो आप देख लेंगे, वॉच मेकर उसे देख लेगा, लेकिन अब बैक्टीरिया अगर देखना हो तो वो तो आम सिंपल एक लेंस काम नहीं करेगा, इतना बड़ा नहीं करके दिखाएगा। तो वहाँ पे हम लाएंगे फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप को। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है जी? फॉर हायर मैग्नीफिकेशन, ज़्यादा मैग्नीफिकेशन के लिए कौन सी माइक्रोस्कोप यूज़ होती है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड। ठीक है? अच्छा, आगे देखें जी। आगे ये है कि सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस इस्तेमाल होता है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस इस्तेमाल होते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ टू lenses. द फर्स्ट वन, पहले वाला जो है वो क्या है? इज़ ऑब्जेक्टिव लेंस। कौन सा होता है इसमें? ऑब्जेक्टिव लेंस। वो अभी मैं बताता हूँ ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा है। एंड द सेकंड वन इज आई पीस लेंस। दूसरा कौन सा होता है? आई पीस लेंस होता है। ठीक। अच्छा, मैं छोटा सा एक दो पॉइंट भी साथ लिख देता हूँ। वैसे 10th में आपने पढ़ा होगा, लेकिन चलें मज़ीद इसमें उसने लिखा हुआ है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसकी जो फोकल लेंथ है वेरी शॉर्ट होती है। ऑब्जेक्टिव लेंस हैज़ शॉर्ट फोकल लेंथ। ठीक है जी। और ये लेस देन 1 सेंटीमीटर होती है, जो कि यहाँ मेंशन नहीं है। ठीक। दूसरा ये कि जो आई पीस लेंस है उसकी फोकल लेंथ कंपैरेटिवली जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है उससे क्या होती है? थोड़ी ज़्यादा होती है। सो आई पीस लेंस हैज़ लॉन्ग फोकल लेंथ, ये लॉन्गर फोकल लेंथ कंपैरेटिवली टू ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है जी। तो ये सिंपल से इसकी होगी डेफिनेशन। अब मज़ीद हम बढ़ते हैं इसकी डायग्राम की तरफ कि ये इसकी डायग्राम क्या बनेगी। तो आपने गौर से देखनी है, मैं डायग्राम आपके सामने बनाने लगा हूँ। उस डायग्राम की तरफ जाने से पहले मैं कुछ आपको मज़ीद एक केस बता देता हूँ जो कि हमने यहाँ पे लेंसेज वाला यूज़ करना है। एक तो कल मैंने आपको ये बताया था स्टूडेंट्स कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हो, फोकस से आगे पड़ा हो, तो क्या होता है? एक वर्चुअल इमेज बनती है। कौन सी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज। रिमेंबर जी? तो यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज बनेगी। अच्छा, दूसरा आज जो केस एक और यूज़ होना, एक ये केस यूज़ होना और एक ये यूज़ होना है। दूसरा केस ये है स्टूडेंट्स, जो कि आपने शायद पिछली दफ़ा 10th में नहीं पढ़ा, लेकिन अब सुन लें कि अगर फोकस से पीछे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हो, ये फोकस से आगे था ना, इधर फोकस से आगे पड़ा हुआ था और यहाँ फोकस से पीछे है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस से पीछे हो तो उस केस में जो आपकी इमेज है वो किस तरह से बनती है वो ज़रा सुन लेना आपने। वो बनती है बच्चे आपके पास रियल इमेज, जहाँ पे लाइट जाके कन्वर्ज होगी एक पॉइंट पे, वहाँ पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी। देखें, इसमें आगे नहीं मिल रही रियल में आपकी लाइट रेस, लेकिन हम वर्चुअली उनको ड्रा कर रहे थे। इधर रियल में आके क्या हो रही हैं? कन्वर्ज हो रही हैं, मिल रही हैं। तो इसमें जो इमेज बनती है वो क्या होती है? रियल होती है और साथ में क्या होती है? लार्ज होती है। इधर भी इमेज क्या है? लार्ज है, लेकिन साथ में क्या है? वर्चुअल है। वर्चुअल एंड लार्ज इमेज। ठीक बेटा, यहाँ पे इन्वर्टेड बनती है, यहाँ पे इरेक्ट बनती है सीधी। देखें, यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ था ऑब्जेक्ट, ऐसे नज़र आ रहा है, यहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ था, ऐसे ही नज़र आ रहा है। ठीक है।
अच्छा, अब मज़ीद हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी डायग्राम अभी हम कंटिन्यू करने लगे हैं। तो मैंने बताया इसमें दो लेंस इस्तेमाल होंगे। एक होगा आई पीस लेंस विच हैज़ लॉन्गर फोकल लेंथ, जिसकी ज़्यादा फोकल लेंथ है। इधर ध्यान रखो, ये है जी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब इसका जो फोकस है फ़र्ज करें यहाँ बन रहा है। अब इसका जो इसकी फोकल लेंथ है उसको आप रिप्रेजेंट करें किससे, एफ ई से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ ई से। यहाँ पे कोई आंख है जिससे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, बैक्टीरिया को, जिसको भी। यहाँ पे आपने दूसरा लेंस रखा हुआ है जिसको हमने क्या नाम दिया है, आई पीस लेंस का, सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंस का। कौन से लेंस का नाम दिया है, ऑब्जेक्टिव। और ये कौन सा है, आई पीस, ठीक है जी। अच्छा, ये वाला जो लेंस है इसमें केस होगा ये, ठीक है। ये जो लेंस है इसमें केस यूज होगा ये, ठीक है। अभी देखेंगे, ये समझ लें इसका फोकस है, और इसके फोकस, इसकी फोकल लेंथ को या इसके फोकस को हम एफ ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है जी। किससे, एफ ओ से। चलिए मैं उधर नाम लिख दिया, आपको पता लग ही गया। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने, वो बैक्टीरिया जो भी देखना है, वो इसके फोकस से कहाँ पड़ा होगा, पीछे पड़ा, बियॉन्ड फोकस पड़ा होगा, बियॉन्ड द फोकस। देख रहे हैं ये, फोकस से पीछे। अब क्या होगा, लाइट रेज आएंगी यहाँ से। बुक वाले ने ना वो नीचे लेके लाइट रेज ड्रॉ की हैं, मैं ऊपर लेके बना रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। अगर आप चाहते हैं तो बुक वाले भी बना देता हूँ, उसमें भी कोई मसला नहीं है। चलिए हम वही बना लेते हैं। एक लाइट रे पास करे कहाँ से, सेंटर से। कहाँ से, सेंटर से। और दूसरी लाइट रे कहाँ से पास करेगी, फोकस से। कहाँ से, फोकस से। सीधी बनानी है, मेरे से थोड़ा सा हाथ से नहीं बनी। और दूसरी जो है वो सीधी, ये पहली ऐसे जाएगी और ये दूसरी सीधी होके जहाँ पे आके मिलेंगी वहाँ पे क्या बनेगी, एक इमेज बनेगी। क्या बनेगी, इमेज। ये केस हो रहा है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है इमेज का, उसको आपको पता है क्यू से जाहिर करते हैं। तो यहाँ पे जो इमेज बन रही है उसको हम क्या नाम दे लेते हैं, I1 का। क्या नाम दे लेते हैं, I1 का। अच्छा, एक और बात, ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम देख रहे हैं, इसका जो डिस्टेंस है, इसका लेंस से जो डिस्टेंस है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, D से। किससे बच्चों, D से। यहाँ तक समझ आ गई है। और इस ऑब्जेक्ट का जो साइज है उससे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं किससे, H से। किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, H से। अच्छा, और ज़रा देखें नेक्स्ट ये बच्चे कि जब आप इस लेंस के ज़रिए इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो जो भी एंगल बनेगा, क्या बनेगा, जो भी एंगल, चल एंगल सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ बनेगा, लेंस के साथ बनता है। जो भी एंगल बनेगा यहाँ पे उसको नाम दे लेते हैं थीटा का। किसका नाम दे लेते हैं, थीटा। तो इस लेंस के ज़रिए जब हम इस ऑब्जेक्ट को फोकस करेंगे तो जितना भी एंगल बनेगा, वो ज़रा वो एंगल बनाने लगा हूँ, वो ज़रा आपने देखना है। वो एंगल, ये नीचे हमने लाइट रेज लानी थी, एक हमने ऊपर कर दी, एक नीचे कर दी है। चलें नीचे ही लाई है। चलें ये मैं एंगल भी बना देता हूँ। एंगल हमारे पास कौन सा बनेगा, देखें ये वाला एंगल बनेगा। समझ आ रही है, ये कितना होगा, थीटा। कितना एंगल होगा, थीटा। ये यहाँ पे और यहाँ पे इसका उलट थोड़ा सा बन रहा है। अब ज़रा और देखें भाई, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्योंकि यहाँ पे लाइट रेज ऊपर थी ना, यहाँ पे लाइट रेज हमने किधर ड्रॉ की है, ऊपर नीचे थोड़ी कर दी है, इसलिए वो आपको मिक्स ना हो जाना। अच्छा, और ज़रा देखें तो पहला जो लेंस है उसमें जो हम ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं वो फोकस से बियॉन्ड पड़ा हुआ है, और उसकी इमेज इस लेंस से जो बन रही है वो एक रियल इमेज बन रही है। कौन सी इमेज बन रही है, रियल इमेज। अब यही बात आपने लिखनी है यहाँ पे इंग्लिश में। मैं लिखूँ यहाँ पे या पहले आगे समझा दूँ, पहले बात क्लियर कर लेते हैं, बाद में इसकी कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लेंस के फोकस से बियॉन्ड पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज एक रियल इमेज आगे बन रही है। और वो और ज़रा बात इसमें आपने क्या देखनी है, वो जो इमेज बन रही है फर्स्ट इमेज, वो इस दूसरे आई पीस लेंस के फोकस से आगे बन रही है। कहाँ बन रही है, फोकस से। ये देखें, ये इस लेंस का फोकस ये नहीं था, यही था ना। अब आगे बन रही है तो हमें ये वाला केस लेके आना ना, कौन सा, ये वाला, ठीक है नहीं, आगे वाला। देखिए आगे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ज़रा आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या हो।
बच्चे लाइट रेज जब एक दफ़ा एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं तो टकराने के बाद फिर से क्या करती हैं, बिखरती हैं, बिखर के जाएंगी और इस लेंस में से पास होंगी। अच्छा पास होंगी, देखें यहाँ से जा रही हैं लाइट रेज और जाके इस लेंस में से क्या हो रही हैं, पास। वहाँ ऊपर थी, यहाँ नीचे उलट हो रहा है काम। अच्छा इस तरह से बिखरती हैं, देखें गुजरने के बाद क्या होगा, ऐसे ही हो रही है ना लाइट रेज, देखें इधर भी ऐसे ही हो रहा है। अच्छा अब अगर हम इन्हीं लाइट रेज को फर्दर पीछे एक्सटेंड करें तो जहाँ पे ये मिलेंगी वहाँ पे अगेन एक क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। समझ आ रही है जी? तो ये बन गई हमारे पास एक इमेज। अब इस इमेज को, ये जो फाइनल इमेज है, इसको आप नाम दे लें किसका, I2 का। इसकी जो स्टूडेंट्स हाइट है वो कितनी है, H2। इसकी कितनी हाइट है, और ये जो पहली इमेज बनी थी इसकी हाइट कितनी है, H1। कितनी है, H1। अब मैं कुछ और बातें करने लगा हूँ। ये जो इस लेंस की इमेज है वो इस लेंस के लिए किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, क्योंकि जब हम इस लेंस से देखेंगे तो ये लेंस इस इमेज को देख रहा है। अब ये इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, लेंस के ज़रिए हम किसी ऑब्जेक्ट को ही देखते हैं ना। तो अब ये वाली जो इमेज है इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और इस लेंस ने इस तस्वीर की दोबारा से एक तस्वीर बना दी है। पहले ये खुद से एक तस्वीर थी ना, इसी तस्वीर को इस लेंस ने और बड़ा करके, पहले इसने बड़ा किया, इतने से को इतना किया, अब आगे वाले ने उस उतने वाले को भी और बड़ा, वो छोटा सा बैक्टीरिया इतना आपने मैग्नीफाई कर लिया कि अब आप उसको आसानी से देख सकते हैं। अब ज़रा और बातें सुन लें। यहाँ पे इस इमेज का जो डिस्टेंस है वो कितना है, d। यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था वो कितना था, d। अच्छा और ज़रा बातें हमारे पास क्या है बच्चे, दूसरी एक और बात भी आपने याद रखनी है कि आपने लेंस को इस तरह से प्लेस करना है कि ये जो इमेज है ये इस आई के कौन से पॉइंट पे बने, नियर पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे, नियर पॉइंट पे। यहाँ तक ये बातें समझ आ गई हैं। अच्छा ये इस लेंस की इंग्लिश आप क्या लिखेंगे, द फर्स्ट इमेज will act या will behave like a object for the second lens which is a eyepiece lens, and eyepiece lens will form a final image which is virtual and larger in size comparatively to first image। समझ आ गया कि नहीं? अच्छा और ज़रा एक और बात भी बता दूं, ये ऑब्जेक्टिव और आई पीस लेंस के बीच में जो बेटा डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को कहते हैं लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ। ये यहाँ पे मेरा ख्याल के मेंशन नहीं चलें, और ज़रा बातें हम करते हैं। यहाँ तक हो गया जी। अब ये पहला जो पैरा यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, ये सारा यही है कि ये इमेज बना रहा है, इमेज की हाइट ये है, फिर वही इमेज इसके लिए जाके ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, फिर ये भी इमेज बना रहा है, और फिर ये जो है एक वर्चुअल इमेज बना रहा है, काफ़ी बड़ी साइज़ की है। ठीक है जी, ये हम बाद में इसको देखते हैं। अच्छा इसके बाद आगे है जी एंगुलर मैग्नीफिकेशन। अब जो हमारे पास ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, जैसे कल हमने सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन निकाली थी, क्या आई थी, 1+d/f। ये एक सिंपल कन्वर्जिंग लेंस के लिए, जिसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं, जब वर्चुअल इमेज बने, वर्चुअल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन इससे निकालते हैं। और जब हम सिंपल सादी आंख से देखें, रियल इमेज हम देखें, जैसे हमारी आंख में भी ये लेंस लगा हुआ है, तो जब हम अपनी आंख से देखते हैं तो फिर ये वाला केस होता है। इस केस में जो आम मैग्नीफिकेशन निकालने का फार्मूला मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, क्या था, Q/P। याद है कि नहीं याद? और भी बहुत सारे बीटा और वो सारे वो। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, तो ये दोनों आपने याद रखनी है। अच्छा आगे ज़रा सुन ले बेटा बात, एंगुलर जो मैग्नीफिकेशन अब उसकी तरफ जाने लगे हैं, यानी कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन वगैरह भी हम सारी कैलकुलेट करेंगे। अच्छा देखें जी, यहाँ पे मैं कुछ बातें लिखने लगा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइंड करूँगा tan थीटा को। देखें जब हम सिंपल एक लेंस से देख रहे हैं तब जो एंगल बन रहा था वो कितना था, थीटा। आपको मैंने बताया था कि ये जो सिंपल, जब हम सिंपल लेंस, सिंपल यानी कि रियल इमेज देखते हैं, तो उस केस में जो हमारे पास एंगल बनता है वहाँ पे हमने कहा था अल्फ़ा। क्या कहा था, यहाँ पे अल्फ़ा को किससे रिप्लेस कर दिया, थीटा से। तो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से कैसे निकालेंगे, ये काफ़ी मिक्स हुई पड़ी है, मैं इसको यहाँ बना के आपके सामने करने लगा हूँ। जो हमें बीच में से ट्राई अभी स्टॉप हुई है। चलें अब ज़रा देखें जी,
तो हमने इस लेंस की जो हमारे पास tan थीटा या उसकी जो भी वो बन रही है वो हमने फाइंड कर ली। अब ज़रा इस लेंस की तरफ भी आएंगे तो इसकी जो हमारे पास मैग्नीफिकेशन आएगी या जो भी इसका सॉरी पहले एंगल आएगा, जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो कितना बनेगा। अब यहाँ पे बीटा की बजाय हम कौन सा एंगल यूज़ करेंगे, यहाँ पे बच्चे एंगल कौन सा बन रहा है, ज़रा वो पहले तो आप एंगल देख लें। ये है एक ट्रायंगल, ज़रा गौर से आपने देखनी है। और हमारे पास एक मिनट, ये दूसरा हमारे पास यहाँ पे इसका एंगल बन रहा है। ये जो लाइट रेज है ये एक्चुअली हाँ ये एंगल बन रहा है इसका, ये वाली का मैं बनाता हूँ भीतर, देखें क्या बनेगा। ऐसे देख रहे हैं ऐसे, ये इसका ठीक है कि नहीं, ये वाला जो हमारे पास एंगल बन रहा है। अब ये जो एंगल है स्टूडेंट्स हमारे पास, इसको हमने किसका नाम दिया है, थीटा ई का। किसका नाम दिया है, जो कि आई पीस लेंस के ऊपर जाके एंगल सबटेंड हो रहा है। वो सिंपल थीटा था जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर बन रहा था, और ये थीटा ई है। तो tan थीटा ई वो कैसे बनेगा, वो अगेन परपेंडिकुलर ओवर बेस बनेगा। अब ज़रा देखें, ये जो डिस्टेंस है उसको, ये इतना ही बन रहा है ना, इसको मैंने क्या नाम दिया है, डी का। क्या नाम दिया है, डी का। और ये जो हाइट है इधर, उसको क्या नाम दिया है, h2 का। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है स्टूडेंट्स, थीटा ई है। तो ज़रा हम थीटा ई लिखेंगे, tan थीटा ई, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, h2 है, बेस क्या है हमारे पास, d है। समझ आ गई बात। अच्छा अब ज़रा आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास और क्या बातें हैं। ये तो हमने सिंपल मैग्नीफिकेशन लिख दी। तो एस मैग्नीफिकेशन क्या होती है बच्चे, मैग्नीफिकेशन होती है tan बीटा ओवर tan अल्फ़ा, है कि नहीं। अच्छा, ये बीटा और अल्फ़ा, ये tan बीटा और अल्फ़ा मैंने बताया स्मॉल एंगल्स के लिए, वो सारा हमने पढ़ा है। अच्छा, बीटा की जगह पे यहाँ पे ये आ रहा है, तो tan थीटा ई ओवर tan थीटा। अच्छा, अब ज़रा इसकी वैल्यूज़ भी हम लिख लेते हैं। तो वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, tan थीटा ई कितना है हमारे पास, h2 ओवर d है, बटे में हमारे पास tan थीटा कितना है, h ओवर d है। d से क्या हो गया, कैंसिल, बच क्या गया, h2 ओवर h। ये पॉइंट्स कल मैंने पूछने हैं क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब ज़रा देखिए, मैग्नीफिकेशन हमारे पास क्या बन रही है, मैग्नीफिकेशन स्टूडेंट्स हमारे पास बन रही है h2 ओवर h। मैं ऐसे करता हूँ, इसी रकम को मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय किससे, h1 ओवर h1 से। सिंपल h1 से आप इसको मल्टीप्लाई भी कर लें और h1 से इसको डिवाइड भी कर ले, देखें तो उससे तो कोई इक्वेशन के ऊपर फ़र्क नहीं ना पड़ेगा। h1 से फिर कैंसिल हो जाएगा। अब मैं इनकी जगह ज़रा शिफ्ट करने लगा हूँ, गौर से ज़रा देखें। h1 को इधर से इधर ले गया हूँ और ये h को उठा के इधर ले आया, फ़र्क तो नहीं ना पड़ता उससे, ठीक है। अब ज़रा और आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या चीज़ें हैं वो ज़रा मैं बताने लगा हूँ। हेयर h2 ओवर h1, देखें ये है h2 और ये है क्या, h1। इसकी ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इस लेंस के लिए ये क्या था, ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट का साइज ओवर इमेज का साइज, ये क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होती है। क्या होती है, मैग्नीफिकेशन। मैं लिख देता हूँ, हेयर h2 और h1 इस m2, वो कितना है, m2, विच इज द मैग्नीफिकेशन ऑफ कौन से लेंस की, बड़े वाले लेंस की है ना, आई पीस लेंस की। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जिन बच्चों ने कल ये लेक्चर पीछे वाला मिस किया उनको थोड़ा थोड़ा मसला आ रहा होगा, लेक्चर ना मिस किया करें, इसलिए बार बार बताता हूँ। अच्छा आगे बढ़ेंगे ज़रा। दूसरा जो h1 ओवर h है, ये हमारे पास क्या है, h1 हमारे पास ये है, इमेज है, ये इमेज है ना, इस लेंस के लिए क्या है, इमेज। और ये क्या, ऑब्जेक्ट। तो इमेज का साइज ओवर ऑब्जेक्ट का साइज, ये भी होती है मैग्नीफिकेशन। अब ये किसकी मैग्नीफिकेशन है, इसकी है, ऑब्जेक्टिव लेंस की। तो हेयर h1 ओवर h इज m1, उसको क्या नाम दे लें, m1, विच इज द मैग्नीफिकेशन, विच इज द मैग्नीफिकेशन
ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब ज़रा देखें, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको आप 1 का नाम दे लें। इसी इक्वेशन में मैं क्या करने लगा हूँ, ये जो मैंने दोनों चीज़ें लिखी हैं ना कि ये चीज़ इसके बराबर है, ये चीज़ क्या है, ये है, मैं ये इसको रिप्लेस करता हूँ उससे। तो जो मैग्नीफिकेशन है वो किन दो से मिला के बन रही है, एक M1 से और एक M2 से, दोनों को मिला के, क्योंकि हमारे पास दो लेंस है ना, इसकी मैग्नीफिकेशन और इसकी मैग्नीफिकेशन मिला के टोटल बन रही है ना, तो मिला के टोटल जो साइज़ में इजाफा हुआ है। अच्छा अब ज़रा देखें, अब मैं ज़रा कुछ और बात बताने लगा हूँ बच्चे। जब हम रियल इमेज बनाते हैं लेंस से तब मैग्नीफिकेशन इस फॉर्मूले से निकालते हैं, ये मैंने पहले आपको बताया था। Q/P कर लें या I/O कर लें या आप बीटा/, जो भी वो बताया था। और अगर एक सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन निकाले, कल निकाली थी ना, ये यही था ना। तो ये अब हम जानते हैं S फॉर रियल इमेज द मैग्नीफिकेशन M1 इज इक्वल टू किसके होता है, Q/P के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, एंड फॉर वर्चुअल इमेज, कौन सी इमेज के लिए, वर्चुअल इमेज, हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफिकेशन कितनी होती है, M2, और वो हमने कल निकाला था कितना होता है, 1 + D/F। अच्छा यहाँ पे F कौन सा इस लेंस के लिए, FE हमने नाम दिया ना, क्या नाम दिया है, FE, क्योंकि इस लेंस को आईपीस लेंस कहा है। तो अब मैं इसको किससे रिप्लेस कर लेता हूँ, FE से। ठीक है। अच्छा जो M1 की वैल्यू है, M2 की वैल्यू है, इस इक्वेशन नंबर 2 में क्या करते हैं, आप उठा के पुट कर दें। तो M इज इक्वल टू M1 किसके इक्वल है, Q/P के इक्वल है, और M2 किसके इक्वल है, 1 + D/FE के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, 10th में ये फार्मूला आपने डायरेक्ट पढ़ा था। अब ये ड्राइव कैसे होता है वो सारी चीज़ आपने कर ली है। अच्छा ये हमारे पास था बच्चे, मैग्नीफिकेशन सारी हमने निकाल ली है। तो आपको बाज़ार में बहुत सारी ऐसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप मिल जाती हैं जो कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है, कुछ ऐसी हैं जो 5 टाइम इंक्रीज़ कर देती हैं, उनकी मैग्नीफिकेशन 5 गुना ज़्यादा है। कुछ ऐसी हैं जो कि 10 गुना वाली भी मिल जाती हैं, 40 गुना वाली भी मिल जाती हैं। ठीक है, ये सारा नीचे वही लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा बस यही है। और इसके बाद हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये वैसे जो एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, कल मैंने बताया था कि माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन है, ये D क्या है, डायामीटर ऑफ लेंस है, FE क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है। डिपेंड करता है D और F की वैल्यू के ऊपर। अगर आप D ज़्यादा लेंगे तो मैग्नीफिकेशन भी क्या आएगी, ज़्यादा, या आखिरी 2 लाइनों में ये लिखा हुआ है। और अगर आप फोकल लेंथ जो है वो क्या करेंगे, कम लेंगे, तब मैग्नीफिकेशन आएगी ज़्यादा, उलट है। तो ये सारा ये लिखा हुआ है। ठीक है। तो अब बच्चे हमारे पास ये हो गया। और हमारे पास एक और बात भी थी, रिजॉल्विंग पावर वाला। देखिए रिजॉल्विंग पावर, पीछे आपने एक और चीज़ इसमें उसने आखिरी 2 लाइनों में कही है कि पीछे आपने पढ़ा था कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो रिजॉल्विंग पावर है वो D/1.22 लैम्डा के ऊपर डिपेंड करती है। ये D असल में D डायमीटर नहीं था, ये क्या था, डिस्टेंस था, ये और चीज़ है, ये है D डायमीटर। देखें ये इसके साथ रिलेशन देखना है। अगर लेंस का पहले बात सुन ले फिर पूछना, अगर लेंस का डायमीटर ज़्यादा होगा तो रिजॉल्विंग पावर भी क्या होगी, ज़्यादा। कि वो जो माइक्रोस्कोप है उसकी जो एबिलिटी है रिजॉल्व करने की, डिटेल्स हमें देने की, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जो लेंस इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर तो उसका डायमीटर हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा, तो रिजॉल्विंग पावर उसकी क्या होगी, ज़्यादा। और ये जो वेव लेंथ है, अगर आप ऐसा करेंगे शॉर्टर वेवलेंथ इस्तेमाल करेंगे तो फिर रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी। अगर लॉन्गर वेवलेंथ इस्तेमाल करेंगे, देखें बच्चे वेवलेंथ वाला कॉन्सेप्ट शायद अभी आपको नहीं पता, आप आगे पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है या फिर जो हमें वेवलेंथ नज़र आती हैं वो यहाँ से शुरू होती हैं विब गायर। मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ। वी से होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड।
ये स्टार्ट होती हैं 400 नैनोमीटर से। पहला जो वायलेट कलर है इसकी वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर, और रेड वाला जो होता है इसकी होती है 750। 50 का इंक्रीमेंट करते जाना आपने, 50 का, ठीक है। अब देखें इसकी वेवलेंथ है ज़्यादा, इसकी वेवलेंथ है कम। मतलब अगर हम कम वेवलेंथ वाली इस्तेमाल करेंगे, इसकी वेवलेंथ कम है ना, तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, ज़्यादा। तो ये इस्तेमाल करेंगे अगर ये वाली वेवलेंथ, तो रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी। और अगर ज़्यादा वेवलेंथ इस्तेमाल करेंगे ऐसे, तो फिर उसकी रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, कम। ये आखिरी दो बातों में उसने ये बात को डिस्कस कर दिया है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आज का टॉपिक था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब ज़रा आपने जो इंग्लिश लिखनी है, मैं लिख दूँ या बुक से आपको बता दूँ, वहाँ बड़ी आसान लिखी हुई है जी। क्या हुआ है जी जी बच्चे, क्या किया है आपने, आप ये सिंपल मैथमेटिक्स है यार, इतना तो होना चाहिए। ये H1 और H2 है ना, इसका H1 उठा के इसके नीचे कर दिया, इसको इधर कर दिया, 2 ज़रब 1 करेंगे, 1 ज़रब 2 करें, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। समझ आई कि नहीं आई? नहीं समझ आई? अभी भी नहीं समझ आई? अभी भी शर्मा रहे हैं आप लोग, पूछ लिया करें, लेकिन ये बच्चों वाला सवाल है। देखें भाई क्या किया है मैंने इधर, ये H1, इसका H1 इधर चला गया ना, तो ये H फिर इधर आ गया, शिफ्टिंग कर दी ना जगह, यानी कि 1/2 ज़रब 1/3 हो तो हम लिख सकते हैं ना, 1/3 ज़रब 1/2, तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे, वही रहेगा ना। इसको कहते हैं ना वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कि जगह तब्दील करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेल होने लगी है। अब आपने इसके बीच में जो एक्सप्लेनेशन है स्टूडेंट्स, वो आपने इस जगह पे जो एक्सप्लेनेशन लिखनी है वो इसी सारी तस्वीरों के बारे में है, वो ये लिखी हुई है, देख रहे हैं ये वाला बड़ा आसान है, आप इसको पढ़ेंगे अपनी वर्डिंग में आप लिख सकते हैं, लेकिन ये नोट लाजमी कीजिएगा साइड पे बेशक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये सारा मैंने लिख दिया है। अच्छा, मैग्नीफिकेशन के नीचे यहाँ पे आपने ये वाला डब्बा लिखना है, ये वाला, यहाँ पे इसके साथ 2 लिख देता हूँ, ये 2 वाला है, और यहाँ 1, ये 1 वाला है, ठीक है कि नहीं। इसको रीड करेंगे आपको, बाकी बीच में मैंने सारी इंग्लिश लिख दी है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक करने की ज़रूरत है, बाकी आगे MCQ वैसे ही हो जाएगा। अभी आप इसका ये स्केच तो कम से कम बना लें, बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है आपको प्रॉब्लम बने। अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज़।